आभासी ब्रह्मांड कंपनी का सदस्य बनने के बाद किसी की स्थिति स्थिर नहीं रहती। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली योद्धाओं की प्रगति की गति भी अलग अलग होती है। कुछ तेजी से उन्नति करते हैं तो कुछ धीमी गति से। उदाहरण के लिए शिखर प्रतिभा युद्ध के दौरान गैलेक्सी के भ्रम का लो फेंग पर प्रभाव पड़ता था, लेकिन लगभग 100 वर्षों के बाद लो फेंग ने गैलेक्सी के भ्रमों को आसानी से निष्प्रभावी कर दिया और एक ही प्रहार में उसे पराजित कर दिया। यह लो फेंग की प्रगति को गैलेक्सी की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ दिखाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक प्रतिभा को उनकी शक्ति के अनुसार साधन उपलब्ध कराए जाएं, आभासी ब्रह्मांड कंपनी हर 100 वर्षों में अपने ब्रह्मांड स्तर के कोर सदस्यों की शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करती है। यह गतिशील मूल्यांकन तंत्र उन लोगों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करता है जो असाधारण प्रदर्शन करते हैं, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों के लिए पदावंती का खतरा रहता है। इस मूल्यांकन का मुख्य हिस्सा है स्पेस डोमेन क्वालिफिकेशन बैटल, जिसे मान लुओ ने उल्लेख किया था। क्या आपने नवीनतम एपिसोड के पूर्वावलोकन में एक मिनोटॉर और मेडुसा जैसे प्राणी को देखा? क्या इससे आपको लगा कि लुओ फेंग पहले ही राक्षस कबीले के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? वास्तव में यह सब आभासी ब्रह्मांड कंपनी द्वारा बनाए गए एक विशेष चुनौती स्थल स्वर्गीय पर्वत में होता है। यह वह स्थान है जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण सदस्यों को पदोन्नत किया जा सकता है। झुंड रानी के संकट को जल्दी हल करने के लिए यह निस्संदेह लो फेंग के लिए आदर्श अवसर है कि वह तेजी से मौलिक स्पेस डोमेन का सदस्य बने। हालांकि स्वर्गीय पर्वत की चुनौतियां स्वर्गीय पुल की तुलना में कहीं अधिक कठिन हैं, क्योंकि इसमें 3 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर में 3 द्वारपाल होते हैं, एक नियंत्रक, एक भ्रमकार और एक योद्धा। ये न केवल पूर्ण तालमेल में काम करते हैं, बल्कि पिछले स्तर के द्वारपालों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि यदि पहले स्तर के द्वारपालों और चुनौतीकर्ताओं की शक्ति समान हो तो भी स्तर पार करना लगभग असंभव है, जब तक कि चुनौतीकर्ता का क्षेत्र वर्तमान स्तर से अधिक न हो। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड स्तर के स्वर्गीय पर्वत को पार करने के लिए कम से कम डोमेन मास्टर स्तर की शक्ति होनी चाहिए। डोमेन मास्टर स्तर को पार करने के लिए वर्ल्ड मास्टर की शक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है वह आभासी ब्रह्मांड कंपनी के मानकों पर आधारित है, न कि सामान्य योद्धा के माप पर, अन्यथा यह कोर सदस्यों के लिए बहुत आसान लग सकता है। लो फेंग की प्रगति उल्लेखनीय रही है, लेकिन तलवार की दुनिया को नियंत्रित करते हुए और 7 उत्कृष्टताओं की छाया तलवार का उपयोग करते हुए वह अपनी चरम क्षमता पर प्रदर्शन करने में कठिनाई महसूस करता है। अंततः उसने केवल 2 द्वारपालों को हराया, जबकि तीसरे द्वारपाल के संयुक्त हमलों से हार गया। द्वारपालों का तालमेल और दबाव संभालना लो फेंग के लिए मुश्किल था। स्वर्गीय पर्वत चुनौती में असफल होने के बाद लो फेंग ने अपने ध्यान को आगामी क्वालिफिकेशन बैटल पर केंद्रित किया। उल्लेखनीय है कि यदि लो फेंग को मौलिक सदस्यों को चुनौती देने का मौका चाहिए तो उसे शुरुआत स्पेस डोमेन के ब्रह्मांड स्तर में शीर्ष 3 में जगह बनानी होगी। उसे उन सदस्यों को हराना होगा जो आभासी ब्रह्मांड कंपनी में उसके साथ शामिल हुए थे, और उन 30 प्रतिद्वंद्वियों को भी जो कम से कम 1000 वर्षों से वहां हैं और लंबे समय से साधना कर रहे हैं। हालांकि स्वर्गीय पुल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर केवल 5 ही वास्तविक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि उन्होंने भी स्वर्गीय पुल के 7वें स्तर को पार किया है और उनमें से एक ने 8वां स्तर भी हासिल कर लिया है। वे लो फेंग के सबसे मजबूत प्रतियोगी हैं। बाकी 25 जिन्होंने केवल 6ठा स्तर पार किया है, लगभग निश्चित रूप से यूनिवर्स स्पेस डोमेन में पदावनत हो जाएंगे, जैसे वुका, एचेन और अन्य जो 5वें स्तर पर अटके हुए हैं। लो फेंग ने स्वर्गीय पुल के 8वें स्तर को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन ताकत के बड़े अंतर के कारण अंततः असफल रहा। अपनी कमी को गहराई से महसूस करने के बाद उसने समझा कि केवल मेहनत के सहारे वह अल्पकालिक में गुणात्मक प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए लो फेंग ने एक और साधना कार्य स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि प्रत्येक साधना कार्य में कुछ अवसर छिपे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रक्त नदी की दुनिया के परीक्षण, लेकिन शर्त यह है कि किसी को जीवित रहना चाहिए। यदि यह वुका या रोंग जुन होते तो वे या तो भाग्यवश एक रक्त नदी क्रिस्टल प्राप्त कर लक्ष्य का एक हिस्सा पूरा कर लेते या एक डोमेन मास्टर के हाथों मर जाते। कार्य शुरू होने से पहले लो फेंग ने तीव्र साधना पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, मूल नियम और गुप्त तकनीकों के अध्ययन में गहराई से लगा, साथ ही आभासी ब्रह्मांड में अमर राजाओं के व्याख्यानों में भाग लिया। जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बैटल निकट आया, स्वर्गीय पुल पर उनके प्रदर्शन ने पहले के ब्रह्मांड स्तर के सदस्यों के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया। स्वाभाविक रूप से वे मौलिक स्पेस डोमेन में प्रवेश करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लो फेंग की ट्रम्प कार्ड्स का पता लगाने और क्वालिफिकेशन बैटल की तैयारी के लिए उसे चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि लो फेंग को चुनौती देने वाले अधिकांश सदस्य वे थे जो पहले से ही मौलिक स्पेस डोमेन से बाहर होने वाले थे। वे 5 सदस्य जो वास्तव में मौलिक स्पेस डोमेन में प्रवेश करने की संभावना रखते थे, वे लो फेंग को सक्रिय रूप से चुनौती नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पूर्ण युद्ध में उनके ट्रम्प कार्ड्स उजागर हो सकते थे। क्वालिफिकेशन बैटल से पहले कोई भी अपनी गुप्त तकनीकों को आसानी से प्रकट करना नहीं चाहता था।
इसलिए उन्होंने लुओ फेंग की शक्ति को परखने के लिए कमजोर सदस्यों को भेजना पसंद किया। आखिरकार उनके दृष्टिकोण में हजारों वर्षों की साधना के साथ केवल 100 वर्षों से साधना कर रहे एक नए सदस्य की परीक्षा लेना आसान होगा। इसके अलावा अनुभवी सदस्य आमतौर पर नए सदस्यों के खिलाफ भारी जीत हासिल करते थे। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से लुओ फेंग के 80 वर्षों की रक्त नदी की दुनिया में जीवन मरण की लड़ाइयों से अर्जित समृद्ध युद्ध अनुभव को कम आंका। इसका परिणाम यह हुआ कि दो अनुभवी सदस्य जिन्होंने लुओ फेंग को भड़काया, न केवल दो के एक युद्ध में बुरी तरह विफल हुए बल्कि पूरी तरह से कुचले गए। ऐसे अपमान ने अनुभवी सदस्यों को गहराई से शर्मिंदा कर दिया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के प्रयास में शुरुआत स्पेस डोमेन के 5 ब्रह्मांड स्तर के अनुभवी सदस्यों में से एक फायर ड्रैगन ने लुओ फेंग को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हालांकि लुओ फेंग अपने ट्रम्प कार्ड्स को जल्दी प्रकट नहीं करना चाहता था, लेकिन अनुभवी सदस्यों के अहंकार का सामना करने पर वह पीछे नहीं हट सका और नए सदस्यों की गरिमा की रक्षा के लिए चुनौती को दृढ़ता से स्वीकार कर लिया। लुओ फेंग की तलवार दुनिया के दबाव का आसानी से सामना करते हुए फायर ड्रैगन, जो प्रारंभिक अंतरिक्ष डोमेन के 5 शीर्ष दिग्गजों में से एक है, अपनी शक्तिशाली अग्नि डोमेन शक्ति और विस्फोटक गति के कारण लुओ फेंग को मायरियड लाइन फ्लो के सबसे प्रबल चरण का उपयोग करने पर मजबूर कर देता है। फायर ड्रैगन की गुप्त तकनीक की पूरी ताकत ने आखिरकार लुओ फेंग को दबा दिया। हालांकि लुओ फेंग ने स्वर्ण सींग वाले प्राणी की चेतना दबाव का उपयोग करके फायर ड्रैगन के प्रतिरोधी हमले की लय को बाधित किया। यह उल्लेखनीय है कि लुओ फेंग की चेतना शक्ति विश्व स्वामी के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी और भले ही फायर ड्रैगन के पास असाधारण प्रतिभा थी, वह इस विशाल अंतर को पूरा नहीं कर सका। अंततः फायर ड्रैगन पराजित हो गया। लुओ फेंग ने सभी के सामने चेतना दबाव का उपयोग करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल विश्व स्वामी स्तर तक ही थे और लुओ फेंग की इच्छा शक्ति मिराज सागर के 9वें चरण को पार करने के बाद साधारण लोगों से कहीं अधिक थी। भले ही आसपास के दर्शक यह नहीं समझ पाए कि लुओ फेंग ने कौन सी विधि का उपयोग किया, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि उसने आत्मा हमलों या अन्य गुप्त तकनीकों का उपयोग किया होगा, लेकिन जब तक कोई इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, इसे उजागर करना नहीं माना जाएगा। स्वाभाविक रूप से फायर ड्रैगन भी सच्चाई का खुलासा नहीं करेगा क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वी थे और किसी भी खुलासे से उसे नुकसान ही होगा। जल्द ही लुओ फेंग ने अपना दूसरा खतरनाक स्तर कार्य शुरू किया। लुओ फेंग, जिसके पास मोशा कबीले का क्लोन था, के लिए यह कार्य अभी भी नियंत्रण योग्य दायरे में था। इस कार्य में उसे ड्रैगन वध करने वाले के रूप में कुछ ड्रैगनों को मारना था। लुओ फेंग के लिए यह कार्य अधिक खतरनाक नहीं था क्योंकि मो युन बेल पहले ही क्षेत्र स्वामी स्तर 9 तक पहुंच चुका था। इसका मतलब था कि विश्व स्वामी स्तर से नीचे का कोई भी ड्रैगन लुओ फेंग के सामने लगभग कोई मौका नहीं रखता था। कृषि कार्य चुनते समय लुओ फेंग हमेशा उन कार्यों से बचने की कोशिश करता था जिनमें ब्रह्मांड में लंबे समय तक यात्रा करनी पड़ती। इसलिए वह आमतौर पर प्रारंभिक अंतरिक्ष डोमेन में खतरनाक स्तर के कार्यों का चयन करता था। प्रारंभिक अंतरिक्ष डोमेन में सभी 5 खतरनाक स्तर के कार्यों को पूरा करने के बाद लुओ फेंग ने खुद को चुनौती देने का फैसला किया और एक निराशाजनक स्तर कार्य चुना, जो रक्त नदी महाद्वीप के कार्यों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था, जिसकी मृत्यु दर 90% थी। जब अमर राजा झेन यान को पता चला कि लुओ फेंग ने निराशाजनक स्तर का कार्य स्वीकार करने की योजना बनाई है, तो वह हैरान रह गए। आखिरकार लुओ फेंग उन गिने चुने शिष्यों में से एक थे जिन पर उन्हें वर्षों में गर्व था। उन्होंने लुओ फेंग को कुछ और वर्षों तक प्रशिक्षण लेने या योग्यता युद्ध के बाद निराशाजनक स्तर का कार्य चुनने की सलाह दी। हालांकि लुओ फेंग अडिग थे और अंत में झेन यान केवल उनके फैसले का सम्मान और समर्थन कर सके। मुझे उम्मीद है कि पूर्वावलोकन में देखे गए दृश्य में वह हिस्सा वास्तव में दिखाया जाएगा जहां झेन यान लुओ फेंग को समझाने की कोशिश करते हैं और रोंग जुन और लुओ फेंग के बीच लड़ाई केवल उनके पिछले 100 वर्षों की प्रगति का परीक्षण करने के लिए एक अभ्यास होगी, न कि वास्तविक योग्यता युद्ध। अन्यथा हम दानव ध्वनि पर्वत में लुओ फेंग के सामने आने वाले संकट और अवसरों को देखने से चूक जाएंगे। इसके अलावा पूर्वावलोकन में मैंने देखा कि बोलन अचानक लुओ फेंग के साथ लड़ाई के दौरान ऑफलाइन हो गया। संवाद के आधार पर अगर पूर्वावलोकन में दिखाया गया हिस्सा वास्तव में योग्यता युद्ध है, तो उपन्यास के अनुसार बोलन एक पात्र को बदलने और योग्यता युद्ध की अंतिम लड़ाई में निराशाजनक स्तर के कार्य के कारण निधन हो सकता है। किसी भी मामले में मैं उम्मीद करता हूं कि निर्माण दल दानव ध्वनि पर्वत के दृश्य को न काटे, क्योंकि यह पूरी कहानी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। क्या आप सोच रहे हैं कि भले ही प्रतिभाएं संकट का सामना करें और कृषि कार्यों के दौरान दुर्भाग्यवश निधन हो जाएं, तो भी शक्तिशाली व्यक्ति समय को उलटकर उन्हें पुनर्जीवित क्यों नहीं करते? इसका कारण यह है कि प्रतिभाएं बहुत होती हैं और वे केवल एक होती हैं। जब तक कोई प्रतिभा पूरे जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण न हो, जाति का नेता उन पर पुनर्जीवित करने के लिए संसाधन बर्बाद नहीं करेगा। केवल उनके स्वामी ही संसाधन खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि उनके स्वामी भी इसे आसानी से नहीं कर सकते। समय को उलटने की क्षमता कम से कम ब्रह्मांड स्वामी स्तर तक होनी चाहिए।
हालांकि झेन यान लो फेंग की गहराई से परवाह करते हैं, उनकी ताकत केवल अमर राजा स्तर पर है। अगर लो फेंग का निधन हो जाता है तो भले ही झेन यान उन्हें पुनर्जीवित करना चाहें, उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं होगी। इसके अलावा जब तक झेन यान ब्रह्मांड स्वामी स्तर तक पहुंचते हैं, तब तक पुनर्जीवन की समय सीमा समाप्त हो चुकी होगी। जहां तक यह सवाल है कि लो फेंग दानव ध्वनि पर्वत में किस प्रकार के संकट का सामना करेंगे, इसे कैसे हल करेंगे और किस प्रकार के अवसर प्राप्त करेंगे, कृपया मुझे अगले स्पॉइलर में इसे प्रकट करने की अनुमति दें। यहां तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।